ये वाला स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लिया इतना छोटा स्पष्ट है। तो कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि जो विज्ञान है इसका डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन जितना भी आप बुक पढ़िएगा वहाँ पर इसी से शुरुआत होता है ना, कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान एक विशिष्ट अध्ययन है किसी क्षेत्र का, है ना। तो इसका हमारे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ज्ञान होना चाहिए। चूँकि आप अगर स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों को बताइएगा ना, वहाँ तो जाते मत सबसे पहले हम डेफिनेशन ही पढ़ाते हैं कि विज्ञान का डेफिनेशन क्या है, भौतिकी का डेफिनेशन क्या है। हम लोग कल के क्लास में हमने बताया था आपको कि जो विज्ञान है हम लोग 3 भाग में करके पढ़ेंगे। एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा और दूसरा बायो होगा। तो आज का जो सेक्शन है वह फिजिक्स से रिलेटेड है, हम लोग फिजिक्स पर बात कर रहे हैं। और फिजिक्स जो है यह इसका जो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई, इस क्रम में ये सारा चीज़ें दी हुई हैं। आप क्या करिए कि 8वां क्लास का फिजिक्स नहीं साइंस खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। 8वां क्लास का साइंस और 4 चैप्टर कल पढ़ करके आइएगा, ठीक है, 1 से 4। और फिर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। भौतिकी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ से फिजिक्स है वहाँ से 4 चैप्टर, ठीक है ना। हो सकता है कि 8वीं क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें पहले बायोलॉजी दे दिया हो, केमिस्ट्री दे दिया हो, तो उससे मतलब नहीं है। जहाँ फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 4 चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अब हम लोगों के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग 1 साल में उसको पढ़ेंगे। हम लोग के 1 महीना के अंदर पूरा जो ये एनसीईआरटी है, साइंस और सोशल साइंस दोनों कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा तेज तो पढ़ना पड़ेगा। जिस समय पढ़ना चाहिए था उस समय हमने पढ़ा नहीं, तो अब उसी को अब उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम 8वीं क्लास में तो है नहीं कि हमको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। अब हम उस सेक्शन से निकल चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुभव का चीज़ होता है। अगर आप 8वीं क्लास के बच्चों को दे दीजिए वही चीज़ पढ़ने को, तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर उसको कहिए एक दिन 4 चैप्टर पढ़ लेने के लिए तो उसको ना समझ में आएगा, लेकिन आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो मानसिक एबिलिटी है वह इसे स्तर का है कि अब आप एक नज़र में उसको समझ सकते हैं। तो आप बस पढ़िए, एक कोई भी नोटबुक रखिए। अगर ज़्यादा बेहतर हो पाता है स्टिक फाइल अगर आप बनाते हैं तो सबसे बेहतर है, चूँकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपका नोट्स हो जाएगा। वो कर लीजिए, चाहे एक ही जो बाइंडिंग वाला जो कॉपी आती है उसी को ले लीजिए और उसको सब्जेक्ट वाइज उसी में बना दीजिए। एक जगह रहेगा एनसीईआरटी का नोट्स, तो उसको बना दीजिए। और क्या करिएगा कि एक बार इसे पढ़ लीजिए। जैसे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने क्या किया कि एक बार इसको ऐसे ही पढ़ लिए, ठीक है ना। दूसरा बार क्या करिएगा कि एक बार और इसको पढ़िएगा और पढ़ करके इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान की विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग में मिलती है। बात समझ में आया। तो ये इसका एक छोटा सा फैक्ट है। या जो विज्ञान की उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुआ है, तो यह इसका फैक्ट है। तो इसको क्या करेंगे कि अंडरलाइन कर देंगे वहीं पर। जो जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर ली। और क्या करिएगा कि तीसरे बार में उसको अपने नोटबुक में डाउन करिएगा। बात समझ में आया। यह पद्धति है आपको पढ़ने का, क्योंकि अगर इस पद्धति से आप पढ़िएगा तभी याद रहेगा, अन्यथा याद नहीं रहेगा। आप कितना भी बार पढ़ लीजिए, ये रिपीटेडली 3 टाइम्स किसी भी टॉपिक को अगर आप रिपीटेडली 3 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में चला जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एक बार पढ़ करके छोड़ दिए,
तो उस समय आपको लगेगा कि हमको खूब अच्छा से याद है, हमको समझ में आया है, लेकिन 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद शाम को आपको याद नहीं रहेगा वो चीज, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो ठीक कंप्यूटर के जैसा है। जब हम कंप्यूटर पर लिख रहे होते हैं ना, तो वह सामने डिस्प्ले कर रहा होता है, दिखाता है ना कि हम क्या लिख रहे हैं। मोबाइल पर जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो वह वहाँ पर दिखाता है, लेकिन अचानक मोबाइल शट डाउन हो जाए, जब बंद हो जाए, तो फिर से आप उसको ओपन करके वो जो डाटा आप लिखे हैं उसको देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। क्या है कि आपने सेव नहीं किया था। अगर आप उसी को सेव कर देते तो वह फिर से दिखाई देता। उसके पास 2 मेमोरी होता है, इसको एक को रैम और एक को रोम बोलते हैं, बताया था कभी? यह रोम जो है ना, एक रैम है, और एक बोलते हैं ना कि हमारा 5 GB रैम है मोबाइल का, है ना, 8 GB रैम है। तो क्या समझते हैं रैम? रैम जो है ना, ये सिर्फ एक्सेस करने वाली मेमोरी है, जो आपके सामने दिखाएगा, जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी वो दिखाएगा, लेकिन अगर मोबाइल बंद हो जाता है तो उसके बाद में वह नहीं दिखा पाएगा। और जो रोम है ना, ये हार्ड डिस्क है आपका। जैसे ही कंट्रोल एस करते हैं, जब सेव करते हैं ना, तो ये डाटा ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ जाता है। और यह जब भी आपको देखना पड़े ना, आज देखिए, कल देखिए, 1 साल के बाद देखिए, 2 साल के बाद देखिए, ये यही पर संरक्षित रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका जो यह जो पढ़ने का जो स्टाइल है, ये भी इसी फॉर्म को बताता है। आपका जो रैम है ना, देखिएगा, बहुत लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बेहतर होता है कि वह एक नजर देख लेना तो उसको मतलब लिख देगा। चीट करने वाले बच्चों को देखिएगा, एक बार ऐसे नजर घुमाया और पूरा कॉपी स्कैन कर लिया, एक पेज को पूरा स्कैन करके लिख दिया, देखते हैं। लेकिन बहुत सारा लोग होता है, उसको एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है उसको। तो रैम जिसका बढ़िया है उसको तुरंत याद हो जाता है, लेकिन जिसका रोम अच्छा है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा, फिर से उसको एक बार जब हम अंडरलाइन करेंगे और जब नोट डाउन करेंगे, तो ये 3 बार जो रिपीट हुआ ना, तो हमारा जो यह डाटा है वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आ गया। और यही विधि है आपको याद रखने का, यह लाइफ टाइम याद रहेगा आपके पास। जब भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, कभी पलट कर इसको देख लीजिएगा, फिर से याद आ जाएगा। तो दोनों ही आपके पास कंडीशन है कि आप अपने किताब में ही इसको अंडरलाइन करके रख दीजिए, फिर किताब उठा करके एग्जाम के समय पढ़िएगा, या फिर आप एक नोट शीट बना लीजिए जो 5-7-10 पेज का रहेगा, कभी भी उठाइएगा उसी को पलट लीजिएगा। तो पूरा किताब पलटने से अच्छा है कि हम एक 8-10 पेज बना लें उसको, जो पूरा क्लास का नोट्स होगा। ठीक है ना? तो ये काम आप निश्चित रूप से रेगुलर करिएगा। तो इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस पर। भौतिकी जो है, इसका 2 शाखा है ना? 2 नहीं, इसका प्रमुख रूप से 8 शाखाएं हैं, इस पर हम बात कर ले रहे हैं। इसका जो भाग है, इसमें इसके 8 कुछ कुल भाग हैं। इसमें मैकेनिक्स पढ़ने होते हैं, साउंड, ऊष्मा, लाइट, विद्युत चुंबकत्व और इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक परमाणु भौतिकी। यह हमारे पास 8 टॉपिक है, और इसी टॉपिक में पूरा फिजिक्स पढ़ना है हम लोगों को। आपके कभी कभी देखिएगा एग्जाम जो आता है, वो पूछा जाता है कि मनुष्य के सुनने का जो क्षमता है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्स, है ना? इसी में सुपरसोनिक साउंड किसे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं, है ना? जैसे अल्ट्रासाउंड हम कराने जाते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड भी एक साउंड है, एक वह ध्वनि का प्रकार है ना, एक वेव है। तो इसी तरह से आपका ध्वनि से क्वेश्चन आता है, हीट के से क्वेश्चन आता है, जैसे रहता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, है ना? हमारे शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6
6 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। कभी शरीर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, मर जाएंगे ना। 100 फ़ारेनहाइट होता जाता है तो इतना ही में बउआने लगते हैं, और इतना हो जाता। तो इस तरह से ये सारा यही जो टॉपिक है, मुख्य रूप से 8 टॉपिक, इससे हम लोगों को पढ़ना है। तो लिख लीजिए इसको नोट कर लीजिए। भौतिकी के कुल 8 क्षेत्र हैं। भौतिकी के कुल 8 क्षेत्र हैं। पहला यांत्रिकी, दूसरा ध्वनि, यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो कुल मिलाकर यही 8 हमारे क्षेत्रक हैं। आगे लिखिएगा। आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में गैलीलियो को माना जाता है। आधुनिक के विज्ञान का जनक कौन है? गैलीलियो। ये महत्वपूर्ण है। यह एक डाटा है, फैक्ट है। हो गया। अब हम लोग सीधा सीधा फिजिक्स के टॉपिक पर आते हैं। यह हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, जहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यांत्रिकी का यह पहला टॉपिक है, मात्रक। हेडिंग बना लीजिए, मात्रक। देखिए, किसी भी वस्तु या समय, दूरी इत्यादि के मापन की इकाई को मात्रक के रूप में जाना जाता है। इन्हें भौतिक मापक भी कहा जाता है। इन्हें भौतिक राशि का मात्रक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग गुणांक के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग गुणांक के रूप में किया जाता है। गुणांक समझ रहे हैं ना, मतलब कि संख्या है। अगर मान लो कि हम वजन कर रहे हैं, तौल रहे हैं किसी वस्तु को, तो हमने देखा कि यह 5 kg है ना।
तो 5 kg का मतलब है कि हमारा जो यूनिट है वह 1 है, और 1 का ये 5 टाइम्स है, इसलिए वो 5 kg है। बात समझ रहे हैं ना। अगर हमारा जो घर है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ना, तो 10 किलोमीटर तो यूनिट हमारा किलोमीटर है। बात समझ रहे हैं ना। और इसका जो यूनिफॉर्म है यूनिट है वह 1 है, और यहाँ इसका 10 टाइम्स हमारा घर है। बात समझ रहे हैं। अगर हमें किलोमीटर जानना हो कि इतना बड़ा होता है किलोमीटर क्या, तो इतना इतना से हम 10 जगह रखेंगे तब जाकर 10 किलोमीटर होगा ना। तो एक गुणांक हुआ कि नहीं, यह हो गया उसका मल्टीपल, कि जितना भी हमारा इकाई है उसके मल्टीपल जो होते हैं वह उसका भौतिक राशि या मात्रा कहलाते हैं। बात समझ में आया। यह एग्जाम में नहीं आएगा, बस यह समझना है चीजों को, क्योंकि आगे हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। और यह जो मात्रक है ना, यह 2 प्रकार का होता है। जो हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं यह 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, जब आप इंटर में या अंडर मैट्रिक जब साइंस पढ़ रहे होते हैं तो उस समय एकेडमिक पढ़ाई होता है। एकेडमिक पढ़ाई के दौरान आपको इन सारी चीजों को लिखना होता है या इसको सोल्व करना होता है। बात समझ रहे हैं। इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको डिस्क्राइब करना होता है। और अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यह कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर रहे हैं। अब एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला होता है ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना। एकेडमिक पढ़ाई में और कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में अंतर है। अंतर ये है कि वहां पर हमको लिखना था तो पूरा कंसेप्ट लिखना था, और यहाँ जो पढ़ना है यहाँ पर हमें कुछ फैक्चुअल चीजों को जानना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भौतिक राशि समझे कि नहीं समझे, भौतिक राशि क्या कहलाएगा, वही जो यूनिट है हमारा उसका जो गुणांक है, जो संख्यात्मक वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू का कहलाएगा, वही भौतिक राशि है हमारा। और जो भौतिक राशि है यह 2 प्रकार की है, एक मूल राशि है और दूसरा व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि जिसको हम प्रारंभिक तौर पर माने हैं, और व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसी में से निकला है। बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो प्राथमिक, हमारा जो पुत्र है वो प्राथमिक है ना, और पुत्र का अगर पुत्र है तो वो व्युत्क्रम है। बात समझ रहे हैं। हमने किसी को पैसा ब्याज पर दिया है 1 लाख रुपया, तो वो तो हमारा है, तो वो मूल है। बात समझ रहे हैं। और उससे जो निकल रहा है ब्याज वो क्या है, वो व्युत्क्रम है। बात समझ रहे हैं। तो मूल और व्युत्क्रम 2 प्रकार की राशियां होती हैं, और इसको लिखने का कई तरीका है। बात समझ रहे हैं। इसको ये सारा है लिखने का तरीका। इसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में क्या है, अब इस हमारे पास देखिए ये है सी मतलब सेंटीग्रेड, जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो अब हमको द्रव्य लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 हमारा जो चीज है यह प्राथमिक चीज है। अगर हमको किसी भी दुनिया में वस्तु को मापना है तो इसी रूप में हम मापेंगे। या तो उसका कोई लंबाई है, या उसका द्रव्यमान है, या समय है। इसी 3 चीज में हम डिवाइड किए हैं पूरा दुनिया के राशियों। जैसे मान लीजिए कि हमको चौड़ाई नापना हो, चौड़ाई भी एक लंबाई है कि नहीं, क्या। अगर ऊंचाई नापना हो तो वो भी एक लंबाई है, गहराई मापना हो तो वो भी एक लंबाई है। बात समझ रहे हैं। यहाँ से बलुआ का दूरी मापना हो तो वो भी लंबाई है, और दिल्ली का मापना हो तो वो भी लंबाई है। उसी तरह से द्रव्यमान जो है ना, किसी भी वस्तु को अगर तौलना है तब उसका द्रव्यमान हमें निकालना है। वह हम ग्राम में निकालें या किलोग्राम में निकालें
या क्विंटल में निकालें या मीट्रिक टन में निकालें, बात समझ रहे हैं, सबका क्या निकालेंगे हम, द्रव्यमान निकालेंगे। और फिर टाइम को अगर हमें बहुत छोटा टाइम लेना है तो सेकंड में, उससे बड़ा है तो मिनट में, उससे बड़ा है तो घंटा में, उससे भी बड़ा निकालना हो तो उसको डे में निकालेंगे। 24 घंटा का एक दिन होता है। फिर उसके बाद सप्ताह का निकालेंगे, फिर महीना का निकालेंगे, फिर उसके बाद साल का निकालेंगे, और उसके बाद साल के बाद बहुत सारा सालों को मल्टीपल कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं? सौर वर्ष है, वो भी समय का मात्रक है। क्या आप पारसेक है क्या, कई इस तरह से चीजें हैं जो समय के लिए मात्रक है। तो पारसेक दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। पारसेक जो है दूरी की इकाई है। तो कुल मिलाकर के यही हमारा जो 3 है, यह क्या है, मूल मात्रक है। तो हमारा जो इसको मापने की जो पद्धति थी वह अलग अलग समय में, अब इसी 3 को मापने के लिए हमने ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड का उपयोग कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये दूसरा एक और पद्धति है, इसको हम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। इसमें हम जो लंबाई मापते हैं इसको फुट में मापते हैं। बोलते हैं ना कि कितना फीट है। आज भी जो जमीन हमारा मापी होता है वो किसे मापी होता है, फुट में ही मापी होता है क्या। तो इसको बोलते हैं, इसको फीट, हमने इसको फुट में मापा। फिर उसके बाद में ये पौंड है, मतलब द्रव्यमान को किस में, पौंड में। और एक और है जो टाइम है, इसको सेकेंड में, ये सेम है। तो इसको बोलते हैं हम एफपीएस पद्धति। तो आप सीजीएस में मापिए चाहे एफपीएस में मापिए, दोनों बात एक ही है। अगर आप सिर्फ अंक बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा, जो दूरी है वो उतना ही रहेगा, बदलेगा। अगर हमको मापना हो कि यहाँ से बलुआ की दूरी 1000 मीटर है, बात समझे, तो अगर हम उसको कहें कि फीट में माप के बताइए तो दूरी बदल जाएगा, दूरी उतना ही रहेगा, अंक बदल जाएगा क्योंकि फीट में ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह से एक एमकेएससी सिस्टम है। इस पद्धति में क्या करते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए मीटर, किलोमीटर तथा सेकेंड का प्रयोग करते हैं। हमारे पास कितना पद्धति हो गया, एक पद्धति हो गया जिसको हम सीजीएस बोलते हैं, दूसरा पद्धति हो गया जिसको हम एफपीएस बोलते हैं, और तीसरा पद्धति हो गया जिसको हम एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस में क्या होगा कि मीटर के लिए किसको, इतनी लंबाई के लिए किसको, मीटर को, बात समझ रहे हैं, यह हो गया मीटर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड। 3 पद्धति, पहला पद्धति सीजीएस, दूसरा, तीसरा। अच्छा, उसके बाद में ये जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा था ना, तो इससे बहुत सारा परेशानियां हो रही थी। तो पूरा दुनिया के लोगों ने आपस में मिल करके एक बैठक किया और कहा कि हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, है ना। ब्रिटेन वाले कह रहे थे कि हम फीट में मापेंगे, इंडिया वाले कह रहे थे कि ना हम तो सेंटीमीटर में मापेंगे, दूसरे देश वाले कह रहे थे कि ना हम किलोमीटर में मापेंगे। तो दो अलग अलग वैल्यू आ जा रहा था। तो सभी का वैल्यू एक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको एसआई पद्धति बना दिया। एसआई पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, बात समझ रहे हैं। तो अब यह इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक कहते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। अब एसआई पद्धति में क्या होता है, तो देखिए
वही चीजें हैं जो आपका सीजीएस पद्धति जो था ना, वही चीजों को हम लोगों ने या एसआई पद्धति में माप उतार लिया। मतलब कि जो एसआई पद्धति है वह क्या है, सीजीएस पद्धति है। वह सबसे छोटे डाटा का प्रयोग करते हुए किसी भी वस्तु का मापन करती है। तो इसका 1960 ईस्वी में इसको अपनाया गया था, लिख लीजिए। मापन की 3 विधियां हैं। मापन की 3 विधियां हैं। पहला सीजीएस, और आगे उसी में बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा कि लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। सेकंड ग्राम, द्रव्यमान के लिए हो गया ग्राम। हो गया किसमें, अरे सीजीएस है, सीजीएस में ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया ग्राम और ये हो गया सेकंड। क्या दूसरा पद्धति लिखो एफपीएस, एफपीएस में ये हो गया फुट, ये हो गया पाउंड, ये हो गया सेकंड। उसी तरह से तीसरा हो गया हमारा एमकेएस पद्धति, इसको मीटर, किलोग्राम और सेकंड। हो गया तीनों पद्धति। और इसमें सबसे स्टैंडर्ड पद्धति क्या है, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। और एसआई जो पद्धति है ना, वो वही सीजीएस पद्धति को हम लोगों ने एसआई पद्धति के रूप में अपनाया है। अब इसमें देखिए, इसको हम लोगों ने किया कब, 1960 ईस्वी में। लिख लीजिए, एसआई पद्धति को 1960 ईस्वी में अपनाया गया। उन्नीस सौ 60 ईस्वी में अपनाया गया। इस सम्मेलन के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक तथा 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक, पूरक मतलब उसके सहायता से मापेंगे हम, ठीक है ना। 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को अपनाई गई। है ना, जो निम्नलिखित है। अब ये 7 का नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए लंबाई, ऐसे लिख लीजिएगा। एक तरफ लिखिए भौतिक राशि, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा मात्रक और तीसरा लिखिएगा चिन्ह, उसको कैसे सूचित करते हैं। भौतिक राशि, मात्रक और उसके चिन्ह।
हो गया। पहला लिख लीजिए लंबाई भौतिक राशि में, फिर मात्रक में लिख लीजिएगा मीटर और चिन्ह में लिख लीजिएगा एम। लंबाई के लिए मीटर और उसका चिन्ह लिख लीजिएगा एम। हो गया। कहाँ हुआ? यही क्लासे में हुआ। हो गया। नहीं हुआ अभी? और थोड़ा सा फास्ट लिखिए। दूसरा लिखिए लंबाई के द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान उसका किलोग्राम होगा मात्रक, और चिन्ह में लिखिएगा केजी। लिखते हैं ना 5 केजी 10 केजी, क्या तो केजी मतलब किलोग्राम, ठीक है ना। उसी तरह तीसरा लिखिएगा समय, समय का सेकंड, और सेकंड को हम सूचित करते हैं एस से। चौथा लिखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। ये सीधे सवाल उठा करके रख देगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। और एक बार ना सैकड़ों बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। अभी हम लोग विद्युत पढ़ेंगे तो उसमें इसको और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। विद्युत धारा एम्पियर हो गया, ये से सूचित करते हैं। उष्मा गति का जो माप है वह उसका उष्मा का सीधा लिख सकते हैं, उष्मा का केल्विन है, ये से सूचित करते हैं। एक ज्योति तीव्रता है, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको इसका कैंडिला है, सीडी से सूचित करते हैं, कैंडिला। इसको सीडी से सूचित करते हैं। और एक होता है परिमाण, परिणाम नहीं लिखना, परिणाम मतलब रिजल्ट है ना, और यह है परिमाण। परिमाण मतलब, परिमाण मतलब मात्रा है ना, रिजल्ट और मात्रा में अंतर है। हाँ परिमाण है यह। तो वस्तुओं के जो परिमाण है उसको मोल के रूप में हम मापते हैं। जैसे पदार्थों को जो मापते हैं वह किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं, और इसको एमओएल से सूचित करते हैं। हो गया। अच्छा आगे लिख लीजिएगा, जो दो पूरक हैं हमारे पास, पूरक, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक पहला लिख लीजिएगा समतल कोण, मतलब कोण का मापन करना है ना। तो कोण जो है वह दो तरह का होता है, एक समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? अरे समतल कोण और ठोस कोण में अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखिए अगर मान लीजिए कि हम सीधा सीधे इस तरह से एंगल बना रहे हैं तो ई का हो गया, इस समतल कोण हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है जो इस तरह की है, 3 डायमेंशनल है, और इसके एक सेक्शन को हम काट दें, बात समझ रहे हैं? जैसे ग्लोब है, हमने उसको सेक्शन को काट दिया, एक एंगल बना दिया उसमें। आलू को
हमने काटा, उसका एंगल एक बना दिया, सेव को काटा, एक एंगल बना दिया। तो उसमें और इसमें दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो यह एक समतल कोण है, इसको रेडियन से मापते हैं, इसको RAD से सूचित करते हैं। और एक ठोस कोण है जिसको स्टेरेडियन से सूचित करते हैं, और इसका जो चिन्ह है वह SR है। हो गया? सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी है। समझी हुई चीजें हमेशा आपके पास रहेंगी, और लिखी हुई सब चीजें वह जीवन भर किताबों के अंदर ही रहेंगी। ठीक है ना? तो कॉपी में लिखने के पहले चीजों को समझ लीजिए। मतलब जब कॉपी पर हम लिख रहे हो तो पूछने की नौबत नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब जब कॉपी पर हम लिख रहे हैं तो हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, उसको हम जो समझ लिए उसी को लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ नोट्स, बोलते हैं ना। हम जो आपको बता रहे हैं वो नहीं है नोट्स, आप जो हमसे समझे, जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है, यह एक समझ विकसित हो रही है, और उसी समझ को जो आप समझ रहे हैं ना, वो अपने नोट डाउन कर रहे हैं, अपने नोटशीट में डाल रहे हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन ना रहे कि हमने क्या लिख रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं उसी को लिखिएगा, और नहीं समझ में आया ना तो उसको पूछ लीजिएगा, तो वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आ गया। अब इसका उपयोगिता के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है कि क्या इसका उपयोग है। ये बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए, हम लोग के लिए यहाँ से जरूरी है। अब मात्रकों के उपयोगिता 10th क्लास के सिलेबस में है, 8th क्लास के, 9th क्लास में के, तो उन लोगों को एग्जाम में लिखना है। अब हम लोग से नहीं पूछा जाएगा कि मात्रक की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है, और उसमें 4 विकल्प दे दिए जाए, है ना। तो इस तरह से सवाल कभी देखे हैं? नहीं रहेगा। हम लोग के पास इस तरह से प्रश्न आएगा, पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर लंबाई का मात्रक है, देख रहे हैं ना। हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ये लंबाई का मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो लंबाई का मात्रक है, अब ये कई है, एक दो नहीं है, कई है। अब आपसे अगर पूछे कि नॉटिकल मील क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है। समुद्री दूरी का मापन करते हैं, जब समुद्र में हम मापन करते हैं, जैसे अरब सागर का हमें मापन करना है तो कैसे करेंगे? किलोमीटर में नहीं करेंगे, उसमें कैसे करेंगे? नॉटिकल माइल में करेंगे। तो जैसे आपको दिख रहा है कि नॉटिकल माइल है, तो आप क्या समझ जाइएगा, कथी ना पाया है? हाँ, समुद्र का मापन हुआ है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, वो ये पारसेक है। पारसेक मतलब ऐसे लिखते हैं, पारसेक। इसको पारसेक जो है ना, यह भी एक दूरी का मात्रक है। अच्छा, प्रकाश का जो दूरी स्पीड होता है वो कितना होता है? प्रकाश तो कम से कम समझते हैं, लाइट। तो लाइट जो है यह कहीं से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है, तारों से आ रहा है ना। तो जहां से भी यह आ रहा है उसको आने में हमारे पास समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो वह एक दूरी तय किया होगा। तो अगर हमें पता करना हो कि सूर्य की दूरी कितना है, तो वहां से जो प्रकाश आ रही है और उसको आने में लग रहा है कितना? 8.16 सेकेंड। ये प्रकाश को सूर्य से हमारे धरातल तक आने में लगने वाला समय है। तो हम ये निकाल सकते हैं, और 15 करोड़ किलोमीटर वो हमसे दूर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे कि नहीं कि प्रकाश का जो गति है वो कितना होगा। बात समझ रहे हैं? हमें पता चल गया दूरी कितना है और समय कितना है, तो चाल निकाल लेंगे कि नहीं? चाल बराबर बस तो दूरी बटा समय कर देंगे। तो
चाल बराबर दूरी बटा समय हमको पते है, और हमको चाहिए प्रकाश का चाल। तो प्रकाश का चाल कितना होगा? प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितना दूर जाता है? 1 सेकंड समझ रहे हैं ना? 1 सेकंड बहुत कम टाइम होता है ना? और 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल गया। आप समझ रहे कितना दूरी तय कर लिया? यहां से दिल्ली इतना दूर, अरे दिल्ली 1000 किलोमीटर है, एकरा से 100 गुना ज्यादा। बात समझ रहे हैं? मतलब जितना देर 1 सेकंड आपका होगा ना, उतना देर में 100 बार वो दिल्ली जाएगा, मतलब 50 बार जाएगा और 50 बार चल आएगा। समझ लीजिए, इतना देर में वो 50 आदमी को यहाँ से ले आकर प्रसादी देकर चल आएगा। तो इतना तेज है ये प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर इसका ये है। अच्छा, इसको अब 1 सेकंड में इतना है, तो 1 मिनट में भी कुछ होगा। अच्छा, इसका लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है एग्जाम में। इसको 3 लाख को 3 लाख ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 और इस पर कितना जीरो? 5 जीरो। कमाने वालों को पता रहता है, नहीं कमाने वाले गिनते हैं, है ना? तो कितना हो गया? 3 पर कितना जीरो? 5। तो ये आपका हो गया 3 लाख। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, 3 और गुना जीरो कितना? 5। ये हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हो गया क्या? किलोमीटर। इसी तरह से एक और पद्धति है इसको लिखने का। इसी को अगर हम 3 और गुने 10 के पावर 8 कर दें, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि किलोमीटर जो है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। बात समझ रहे हैं? तो यह 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो कितना लिखा है? 5। बात समझ रहे हैं? तो अगर हमको किलोमीटर लिखेंगे तो 3 गो जीरो और ही बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मीटर में हम जा रहे हैं ना, छोटा कर रहे हैं, तो इस पर 3 गो और बढ़ा देना है। तो मीटर में कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो छोटा करेंगे तो बढ़ेगा। तो अब ये जो 3 गो जीरो है, इसमें और ही हमने बढ़ा दिया, तो इसको लिखेगा मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आया कि नहीं? अगर पूछेगा कि प्रकाश की दूरी कितनी होती है और यह 4 विकल्प रहे, तो कौन सही रहेगा? सभी के सभी सही है ना? 5वां विकल्प में उसको लिखना पड़ेगा उपरोक्त सही, 1 से अधिक। बात समझ रहे हैं? तो 5वां तो हट गया, तो अब इसमें से कोनो एगो हटा करके उपरोक्त सभी लिखेगा। तो कुल मिला करके ये चारों के चार आप लिख लीजिए, एक बॉक्स बना करके, और उसमें लिख लीजिए प्रकाश की चाल। अभी आपका आज का टाइम पूरा हो गया है, और कल अगर आप समय पर आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी आएंगे तो 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो आप निश्चित रूप से 6 बजे तक आप अपने क्लासरूम में रहेंगे। इसी को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आपका होमवर्क क्या है? 8वीं क्लास का, हाँ, फिजिक्स वाला 4 सेक्शन, 4 चैप्टर आप इसको याद करके, याद क्या, नोट्स बना करके लेकर आइएगा। हम देखेंगे तब भी सेटिस्फाइड होंगे कि आपने पढ़ा है। अगर नोट्स नहीं है तो आपने नहीं पढ़ा है, और भविष्य आपका है तो जिम्मेवारी भी आप ही की है। ना हम इसमें जबरदस्ती कर सकते हैं, और ना आप आपका उम्र है कि हम स्टिक रखें एक सामने,
कि इससे आप डरिएगा, है ना। हाँ, उसी को लिखना है। अभी हम बताया ना कैसे आपको पढ़ना है, 3 बार तो जरूर ही पढ़ना है। एक बार ऐसे ही पढ़ लेना है, दूसरा बार हाईलाइट कर देना है, और तीसरा बार उसको लिख लेना है। ठीक है ना। हाँ, सिर्फ हाईलाइट कर लेना है। मतलब दूसरा बार पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज है जो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब तीसरा बार आप लिखने जाइएगा ना, तो अपने पूरा वो चैप्टर भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। हाईलाइट है ना, तो वैसे नहीं करिएगा, आप पढ़ करके अपना से हाईलाइट करिएगा, उसका हाईलाइटर छोड़िए। बात समझ रहे हैं ना। चूंकि वो अपने अनुसार किया है, और आपको कुछ ऐसा भी चीजें उसमें मिल सकता है जो हाईलाइट उसने नहीं किया। ठीक है। हाँ, अब इसको कल हम बताएंगे, ठीक है, कल पढ़ाएंगे तो इसको लिखिएगा।